हे गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1650, जिसका नाम है लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री 3। तो इधर हमें वही करना है, हमारे ट्री का या दो नोड्स का एलसीए निकालना है। पर इस क्वेश्चन में खास बात ऐसा है कि हर एक नोड के पास उसके पेरेंट का रेफरेंस है। तो अगर हमारे पास पेरेंट का रेफरेंस होगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने वाले हैं और कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए हम इसे कर लेते हैं अप्रोच। देखते हैं कि कैसे होने वाला है ये सॉल्व। तो सबसे पहले नई इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है कि ईच नोड हैज अ रेफरेंस टू पेरेंट। तो अगर मेरे पास ये फ्रीडम हो कि मैं खुद मेरे पेरेंट के पास जा सकता हूँ, तो फिर मेरे टेस्ट केसेस ऐसे बन जाते हैं या पॉसिबिलिटीज थोड़े ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चलते हैं कि मेरे पूरे एलसीए को ढूंढने के लिए तीन केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस है केस वन, कि ये मेरा फॉर एग्जांपल है क्यू नोड, और ऐसे थोड़े कितने तो क्यूज हो गए या नोड्स होंगे और ये हमारा पी होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हर बार मैं जब पी के ऊपर जाऊंगा, पेरेंट के ऊपर, तब मुझे ऐसा कोई नोड मिले जो इक्वल टू क्यू हो? तो ये मेरा फर्स्ट केस हो सकता है कि क्यू इज इन द पेरेंट पाथ ऑफ पी। तो इस समय इन दोनों का एलसीए कौन होगा? तो एलसीए होगा खुद क्यू। तो सिमिलरली नेक्स्ट केस मेरी ये आ जाती है, केस टू। ये होती है जब मेरा पी ऊपर होता है और कई नोड्स के बाद क्यू मेरा इधर आ जाता है। तो इधर हम ऐसे बोल सकते हैं क्यू, सॉरी ये पी है, तो पी इज इन द पेरेंट पाथ ऑफ क्यू। तो इधर इस केस में हमारा एलसीए क्या होगा? एलसीए होगा पी। तो इन दोनों केसेस को छोड़कर सिर्फ अभी एक केस बचती है ऐसी, केस थ्री, जिसमें इन दोनों का पाथ अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और मेरा ऐसे मान लो कि ये है ऐसे। तो ये होगा मेरा फॉर एग्जाम्पल पी और ये होगा क्यू, और क्यू का पाथ है ये ऐसे, और पी का पाथ है ये ऐसे। और इन दोनों में से कॉमन जो नोड है वो है ये, इसलिए ये होगा हमारा एलसीए। तो आपको क्या ये पता चल रहा है कि इन दोनों के पाथ में जो कॉमन नोड होने वाला है, फर्स्ट कॉमन नोड, वो होगा एलसीए। तो इसे हम कह देंगे एलसीए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पी एंड क्यू बोथ हैव डिफरेंट पाथ, बट एट लीस्ट वन इक्वल नोड पाथ, या वन इक्वल नोड इन देयर पाथ, वन कॉमन कॉमन या इक्वल नोड इन देयर पाथ। तो वो पाथ होगा दिस नोड विल बी आर एलसीए। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक नहीं, ज्यादा नोड्स हो कॉमन में। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पी ऐसा है, इधर पी है और ये एक पेरेंट नोड है, और यहाँ पे क्यू यहाँ पे है और ये पेरेंट नोड है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी इन दोनों के पाथ में
ठीक है, तो इन दोनों के पाथ में कॉमन पाथ ये है पूरा वाला जो है क्यू का ये और पी का ऐसा पाथ है, ये वाला पाथ। और इन दोनों पाथ में कॉमन नोड्स क्या है, ये 3 नोड्स है, ये 2 नोड्स कॉमन है जो कि है ये वाला नोड और ये वाला नोड। तो ये 2 नोड्स कॉमन है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों नोड्स के पेरेंट के पाथ में एक भी नोड कॉमन नहीं है, एटलीस्ट 1 नोड तो होगा ही कॉमन। और अगर P इज इक्वल टू क्यू होगा तो वो अलग केस है, पर इधर उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि P इज नॉट इक्वल टू क्यू है। P इज नॉट इक्वल टू क्यू है और P और Q दोनों एग्जिस्ट करते हैं ट्री में, और ऑल जो वैल्यूज है वो यूनिक है। तो अभी इन केसेस को बैटल करने के लिए हम या सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैं सबसे पहले P को चलाऊंगा उसके पेरेंट के ऊपर, मतलब P को पेरेंट से इनिशियलाइज करते जाऊंगा जब तक मेरा P हो नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक मेरा P नॉट इक्वल टू नल है तब तक मैं चलाते जाऊंगा, और जब वो नल हो जाएगा वो थम जाएगा। और उधर किसी भी केस में अगर मेरा P हो इक्वल टू Q तो डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा मैं Q या वो नोड, क्योंकि वो हमारा LCA होगा। और सिमिलरली यहाँ से भी मैं क्या करूंगा, Q को ऊपर लेके जाऊंगा हर बार उसके पेरेंट के ऊपर, और ये देखूंगा कि अगर मेरा किसी टाइम पे Q हो जाता है इक्वल P से, तो फिर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा वही नोड, क्योंकि वो हमारा LCA है। पर इस केस को हम कैसे करने वाले हैं टैकल, तो वो ऐसे होगा कि जब मैं P के केस में जा रहा हूँगा ऊपर, तब मैं एक मेरे सेट में मेरे P का पाथ कर लूंगा सेव, P के नोड्स सेव कर दूंगा पाथ, या P के पाथ के नोड्स कर दूंगा सेव। और अगर ये मैंने सेव कर लिया तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे नीचे आकर कि अगर मैंने ये सेट में पाथ कर लिए सेव, तो मेरे कौन से नोड हो जाएंगे सेव, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नोड सेव हो जाएगा, फिर ये नोड सेव हो जाएगा, फिर ये नोड सेव हो जाएगा, और फिर ये नोड सेव हो जाएगा। पर जब मैं क्यू से शुरू करूंगा मेरा ट्रैवलिंग, तब मेरा जब फर्स्ट नोड कॉमन आएगा मेरे सेट में से, जो कि यही होगा नोड, तो मैं कर दूंगा डायरेक्टली रिटर्न वो नोड, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट विजिटेड कॉमन विजिटेड पाथ का नोड है, इसीलिए यही मेरा नोड जो है एग्जिस्ट करता है वो LCA। तो इसे हम ऐसे करने वाले हैं टैकल, कि बेसिकली मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि द फर्स्ट कॉमन नोड इन P and Q's parent path is the LCA we want। तो अगर आपको ये लॉजिक नहीं सच लग रहा हो तो आप चेक कर सकते हैं खुद के टेस्ट केस बनाकर, और फिर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नोड होता है कॉमन P और Q के पेरेंट के पाथ में, वही हमारा LCA होता है। और LCA की डेफिनेशन भी वही रहती है कि वो लीस्ट सब रूट या नोड जिसके जो सबसे Q और P से सबसे पास है और कॉमन है, क्योंकि P और Q उसके 2 चिल्ड्रन है, तो वही LCA होता है। तो ये हम ऐसे करने वाले हैं पूरा टैकल। तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच पता चल गया होगा। और अभी हम एक बार अल्गो भी लिख देते हैं ऐसे इधर। तो सबसे पहली स्टेप हमारी ये होगी कि स्टार्ट ट्रैवलिंग अप टू पेरेंट्स पाथ फॉर P, and if at any time P is equal to Q, रिटर्न द नोड, क्योंकि वही हमारा LCA है। और यही हम सिमिलरली करने वाले हैं Q के साथ। पर इधर ये एडिशन इतना है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ऑल्सो सेव द पाथ, द पेरेंट नोड पाथ
फॉर पी। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट ट्राइवेलिंग अप पेरेंट्स फॉर पाथ फॉर क्यू, एंड इफ एट एनी टाइम क्यू इज इक्वल टू पी, return the node, or if we get a node equal to p's path, then इक्वल या कॉमन भी बोल सकते हैं आप, देन रिटर्न दिस नोड, क्योंकि यही हमारा एलसीए है। तो चलिए, अब हमने ऐसे एल्गोरिदम भी लिख लिया है, तो अब हम इसे कोड करके देखेंगे। आई होप कि आपको ये अप्रोच पता चल गया हो या समझ में आया हो, और अगर नहीं आया हो तो कोई टेंशन मत लो, हम इसे ड्राई रन भी करने वाले हैं, तो उधर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेम्प नोड कर देता हूँ क्रिएट, नोड टेम्प 1, और उसे कर देता हूँ इक्वल टू पी, और फिर मैं वाइल लूप चलाता हूँ हमारा, वाइल टेम्प 1 इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक ये नल नहीं हो तो एक काम करो, टेम्प 1 को उसके पेरेंट के पाथ से कर दो, पेरेंट के नोड से कर दो इनिशियलाइज, टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प 1 डॉट पेरेंट। पर उससे पहले ये देखो कि इफ टेम्प 1 इक्वल टू क्यू, तो यही से रिटर्न कर दो हमारा नोड जो कि है टेम्प 1, क्योंकि यही हमारा है एलसीए। तो अगर आपने यहाँ पे देखा और मैंने ऐसे टेस्ट केस बनाया, फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्री है, पी हमारा फॉर 5 है, तो अगर ये क्यू मेरा 3 होता तो यहीं पे मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि ये मैं रिटर्न इधर से नल कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये मेरा पी है और ये मेरा क्यू है, और जब पी ऊपर ऊपर जा रहा है उसके पैरेंट में, तभी मेरा क्यू उसको हो जाएगा, मिल जाएगा पाथ में, और वो कर देगा रिटर्न 3 को। तो ये एक बार रन करके देखेंगे, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, देखिए। तो सिमिलरली ये हम करेंगे, पर क्यू के लिए क्या करने वाले हैं हम, और एक देखने वाले हैं कि सिमिलर पाथ भी हो, क्योंकि हम जो दूसरा और तीसरा केस है वो कंबाइन कर रहे हैं। तो इधर मैं एक सेट भी क्रिएट कर लेता हूँ, एक हैश सेट ऑफ इंटीजर, सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, हर बार मैं सेट में ऐड करने वाला हूँ, सेट डॉट ऐड मेरे टेम्प का वैल्यू, टेम्प डॉट वैल। ठीक है, तो अभी टेम्प 1 का वैल मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं पाथ भी क्रिएट कर रहा हूँ पी का खुद के पेरेंट्स के साथ, जो नल जब तक वो हो जाता है उसका वो पूरा पाथ, तो इसलिए मैं सेट में ऐड कर रहा हूँ हर बार टेम्प 1 का वो पाथ के वैल्यूज। फिर उसके बाद इधर हम करने वाले हैं चेक if p is in the parent path of q, or if q's path has one common node of p's path। तो ये कैसे करने वाले हम, फिर से वाइल लूप चलाएंगे, वाइल अभी फिर से एक टेम्प को ही इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि टेम्प तो एट लास्ट नल होने वाला था। तो अभी टेम्प को इनिशियलाइज कर देते हैं हम क्यू के साथ, तो ये टेम्प 1 इज इक्वल टू क्यू। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वाइल टेम्प 1 इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये नल नहीं है तब तक चलाओ। और एक काम करो, सबसे पहले देखो कि इफ टेम्प 1 इक्वल टू पी हो गया, या फिर टेम्प हमारे सेट डॉट कंटेंस टेम्प 1 का वैल्यू हो, तो उसका मतलब है कि ये पाथ का नोड ऑलरेडी पी ने डिस्कवर किया है, मतलब ये कॉमन नोड है, फर्स्ट कॉमन नोड। तो इधर से हम रिटर्न करने वाले हैं रिटर्न टेम्प 1। नहीं तो क्या करो, नहीं तो टेम्प 1 को इक्वल कर दो उसके पेरेंट से। तो ये हो गया हमारा कोड, हम इसे एक बार चला कर देखेंगे। यहाँ पे रिटर्न नल कर देंगे और ये रन करेंगे, और ये भी हो रहा है, थोड़ा बदल के देखेंगे अभी।
और यहाँ पे TLE आ रहा है, एक बार देखते हैं। ओके, temp1 का पेरेंट था ये, ठीक है। और अभी ये एक्सेप्ट हो रहा है, अभी इसे 1 करेंगे और देखेंगे, फिर से एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये थोड़ा इंट्यूशन तो आ गया हो कि हम कर क्या रहे हैं। अब हम इसे लिखेंगे CPP में, तो चलिए CPP में लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नोड क्रिएट किया temp1 और वो इक्वल टू कर दिया P से, और पहले P किया था अभी Q कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर हम क्या करेंगे, व्हाइल temp1 एग्जिस्ट करता हो, मतलब वो नल नहीं हो, तब तक क्या करो, इफ सबसे पहले चेक करो इफ temp1 इक्वल टू P हो गया तो रिटर्न कर दो नोड temp1, और अगर नहीं मिला तो temp1 को कर दो इक्वल temp1 के पेरेंट के साथ। और अभी सेट भी मेंटेन करके चलो, जो कि होगा मेरा अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर सेट, और ये सेट क्या करेगा, हम इस सेट में ऐड करते जाएंगे सेट डॉट इंसर्ट हमारे temp1 का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेरेंट पाथ, और फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारा सेकेंड पेरेंट पाथ, जो कैसे होगा, व्हाइल temp1 इज एग्जिस्ट, और इधर हम temp1 को सबसे पहले इक्वल करेंगे P के साथ, और अभी हम करेंगे इफ मेरा temp1 इक्वल टू Q हुआ, या मेरा temp1 का वैल्यू आपने ऑलरेडी विजिट किया हो सेट डॉट फाइंड में, सेट में मतलब, तो एक काम करो, इज नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड, तो एक काम करो, रिटर्न कर दो मेरा temp1। नहीं तो क्या करो, मेरे temp1 को फॉरवर्ड मूव करो पेरेंट से, तो ये होगा temp1 इज इक्वल टू temp1 का पेरेंट, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है। तो एक बार चला कर देखेंगे इसे, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल रहा हो, समझ में आ रहा हो। और अभी हम इसे देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे कोड में। तो सबसे पहले हम आएंगे नए पेज पे, लाएंगे हमारा ट्री और एक टेस्ट केस, ठीक है। अभी हम लाएंगे हमारा कोड, जो कि बहुत छोटा है इस टाइम, ठीक है। कोड भी लाया हमने इधर, तो अब हम करेंगे शुरू। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ठीक है, तो सबसे पहले मेरा temp1 हो जाता है इक्वल टू Q। अभी Q क्या दिया है हमने, 1, तो ये है मेरा temp1। और हम क्या करते हैं, सेट है ये, तो सेट भी ऐड कर लेते हैं, ये मेरा सेट है, ठीक है। तो अभी सेट में क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड कर देते हैं 1 को, और फिर चेक करते हैं कि temp P के इक्वल है क्या। P मेरा रहता है ये, तो नहीं होता है इक्वल, इसलिए हम temp को कर देते हैं temp के पेरेंट से इक्वल। फिर उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, सेट में ऐड कर देते हैं 3 को, और फिर देखते हैं क्या ये P से इक्वल है। तो ये P से इक्वल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, temp को कर देते हैं पेरेंट के इक्वल इसके, जो कि होता है नल। तो ये व्हाइल लूप हो जाता है ब्रेक। उसके बाद क्या होता है, हम temp1 को कर देते हैं P के इक्वल, इसलिए temp1 हो जाता है 5। फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या मेरा temp1 इक्वल टू Q है। तो ये temp1 तो नहीं रहता है Q के इक्वल,
हम देखते हैं कि क्या मेरे सेट में 5 है, तो 5 भी नहीं रहता हमारे सेट में। तो फिर हम क्या करते हैं, टेम्प को इक्वल करते हैं पेरेंट से, तो ये टेम्प हो जाता है 3 से इक्वल। पर जब यहाँ पे टेम्प 1 आ जाता है तब हम देखते हैं कि टेम्प 1 तो क्यू के इक्वल नहीं है, पर हमारे सेट में ये 3 नोड का या 3 वैल्यू का एक नोड प्रेजेंट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से ही 3 रिटर्न कर देता हूँ, और 3 हमारा आंसर भी है क्योंकि ये एलसीए है 5 और 1 का। तो ऐसे हम कर देते हैं इसे पूरा रन। अभी कुछ तो और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा P और ये है Q, ऐसा मान लो। तो क्या होता है, सबसे पहले हम टेम्प 1 को कर देते हैं इक्वल टू Q, इसलिए ये होता है टेम्प 1। तो ये है Q और ये है टेम्प 1। फिर हम क्या करते हैं, सेट में इंसर्ट कर देते हैं इसको, और इस वाइल लूप में चेक करते हैं क्या ये इक्वल टू P है। तो ये इक्वल टू P नहीं होता, इसलिए हम टेम्प 1 को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद टेम्प 1 को फिर से सेट में ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या ये इक्वल टू P है, नहीं है, इसलिए टेम्प 1 को फिर से कर देते हैं पेरेंट के इक्वल। पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेट में इंसर्ट कर देते हैं ये, पर उसके बाद हम देखते हैं क्या मेरा टेम्प 1 इक्वल टू P है। तो जी हाँ, मेरा टेम्प 1 इक्वल टू P है, इसलिए हम डायरेक्टली यही टेम्प 1 जो कि P है, जो कि 3 है, इसे हम रिटर्न कर देते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। वैसे ही अगर मेरा P इधर होता और Q इधर होता, तो मैं हर बार P को ऐसे पेरेंट से बढ़ाते जाता, और जब मेरा P हो जाता इक्वल टू Q, तब मैं यही 3 रिटर्न कर देता। और यही थे हमारे तीनों केस। और एक लास्ट बार ड्राई रन कर लेते हैं, थोड़े इधर रखता हूँ ये, और ये रखता हूँ Q को इधर, ठीक है। तो अभी एक लास्ट इस पे ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम Q को कर देते हैं इक्वल टेम्प 1 के साथ, ये मेरा टेम्प 1 है, और मैं क्या करता हूँ, सेट में इंसर्ट कर देता हूँ ये वैल्यू, और फिर टेम्प 1 को देखता हूँ क्या वो P के इक्वल है, वो नहीं रहता, इसलिए टेम्प 1 को कर देता हूँ अपडेट उसके पेरेंट के साथ। फिर उसके बाद फिर से मैं देखता हूँ, सबसे पहले ऐड कर देता हूँ इस वैल्यू को सेट में हमारे, और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या ये P के इक्वल है। तो ये P के इक्वल नहीं रहता, इसलिए फिर से इसको कर देता हूँ अपडेट इसके पेरेंट के साथ। फिर उसके बाद मैं फिर से देखता हूँ क्या मेरा सबसे पहले इसको सेट में ऐड कर देता हूँ टेम्प 1 को, और फिर देखता हूँ कि क्या ये नोड मेरा P के इक्वल है। तो ये P के इक्वल नहीं रहता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, टेम्प 1 को बढ़ा देता हूँ उसके पेरेंट के इधर, इसलिए ये आ जाता है 3 पर। अभी मैं 3 को फिर से सेट पे इंसर्ट कर देता हूँ, और फिर देखता हूँ क्या ये नोड इक्वल टू P है, ये नोड इक्वल टू P नहीं रहता, इसलिए टेम्प 1 को कर देता हूँ इसके पेरेंट के ऊपर इक्वल, जो कि होता है नल पॉइंटर। तो ये हो जाता है नल एट द एंड T1, और हम इस लूप से वाइल लूप से कर जाते हैं ब्रेक। अभी मेरा टेम्प 1 आ जाता है P के ऊपर। फिर मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ क्या मेरा टेम्प 1 इक्वल टू Q है, तो नहीं है। क्या मेरा टेम्प 1 का वैल्यू है, क्या ये ऐसा नोड है जो P के पेरेंट के पाथ में आता था 6, तो ये सेट में नहीं होता है, इसलिए नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, टेम्प 1 को कर देता हूँ इक्वल टू पेरेंट, तो ये आ जाता है टेम्प 1 इधर। फिर सिमिलरली मैं इधर भी चेक करता हूँ क्या ये मेरा टेम्प 1 इक्वल टू P है। तो ओके, ये Q था, दोनों P ले लिया मैंने, तो ये होगा Q, ये होगा P, ये होगा Q, ठीक है। तो Q को क्योंकि हमने आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो अभी क्या होता है, हम देखते हैं क्या ये मेरा टेम्प 1 इक्वल टू Q है, तो ये Q के इक्वल नहीं रहता, इसलिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये नोड मेरे Q के पाथ के वैल्यू में आया था, Q के पाथ में आया था। तो हम ये सेट में हमें ये मिल जाता है वैल्यू, इसलिए हम क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं 5 को एज LCA। तो यही हमारा LCA हो जाता है रिटर्न, क्योंकि 5 Q के पाथ में, पेरेंट के पाथ में पहला ऐसा नोड था, उसके बाद ये भी कॉमन था 3 वाला नोड, पर हमने सबसे पहला कॉमन नोड को रिटर्न कर दिया है, इसलिए ये हमारा हो जाता है LCA। तो आई होप गाइज आपको ये पूरा ड्राई रन या और कोड पता चल गया हो। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट मैक्स होगा O ऑफ n, समझ लो, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि एकदम स्क्यूड ट्री हो और यहाँ पे Q हो और यहाँ पे P हो, तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे Q को ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा इन नोड्स। तो
और कुछ हो सकता है क्या देख लेते हैं। तो ये एट मैक्स एन की हो सकती है लूप, और ये भी एट मैक्स एन की हो सकती है। ठीक है, तो ऑफ एन ही हो गए। तो आज के लिए यही था गाइज। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम पूरा समझ में आया हो। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो वीडियो में तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में फिर भी बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और अगर आपने खुद से ये ड्राई रन करके खुद से ये प्रॉब्लम का कोड लिख के खुद से लीड कोड पे सबमिट किया हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कुछ तो सीखने को मिला हो इस पूरे प्रॉब्लम और वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइस।